हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो, हमने इससे पहली वाली वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे? एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें मेन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है जहां पे दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस पे। ठीक है, ये सब पॉइंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आते हैं। उसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो किस, जैसे मान लो कि CH4 का बॉन्ड बन रहा है, जैसे मीथेन है, मीथेन में बेटा 4 बॉन्ड बन रहे CH के। तो कैसे बन रहे थे कि इसकी एक ऑर्बिटल होगी, है ना, इसकी एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की किसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी। यही तो कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। मतलब इसकी ऑर्बिटल और इसकी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। क्लियर? फिर कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी बताता है। फिर इसी में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मतलब डायपोल मोमेंट वगैरह। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताया इसने, एक बात और बताई है इसने, वो क्या थी बेटा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता था SS ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, SS ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके बाद और भी किससे होता था? 2-3 कंडीशन है इसमें। एक होगा S और P, और ये जो P है ये एक्सियल होनी चाहिए। ठीक है, ये S के साथ एक्सियल होनी चाहिए या कहीं भी हो, लेकिन S और P की ओवरलैपिंग से ही बनती है एक्सियल ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, इसके बाद एक और थर्ड था कि मान लो PX और PX आपस में मिल रही हैं। अगर ये वाली एक्सिस हमने X ले ली तो इस पे एक PX ऐसे होगी और दूसरी PX भी ऐसे होगी, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखो शेडेड एरिया ओवरलैप हो गया, तो ये भी क्या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। ठीक है, PX कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए? एक्सियल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो सिग्मा में क्या था, या तो SS मिले तो ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, SS मिलेंगी तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसके बाद SP मिलेंगी तो एक S और एक P एक्सियल, इस तरीके से ओवरलैपिंग। देखो जैसे ये मेरा स्फेरिकल है, मान लो स्फेरिकल है, तो इसको P इस तरीके से ओवरलैप कर रही है ना, इसको ढक रही है, तो दोनों का कुछ एरिया कॉमन आ जाता है, उसे ही ओवरलैप पार्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद PP क्या था कि 2 P आ रही हैं, इस तरीके से मिल रही हैं। क्लियर? इस तरीके से मिल रही हैं। इसके बाद क्या था बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में था कि कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, दोनों PP ऑर्बिटल खड़ी है और इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे आपस में, जो कॉमन एरिया है इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितनी ऑर्बिटल ओवरलैप हुई है। ठीक है, इसीलिए हमने बोल दिया कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग कम होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप हो पाती है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका एक जिक्र तो मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, जब आपको याद होगा मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनवा रहा था, है ना, मैंने बोला हम क्या पढ़ेंगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कुछ लोग यहाँ Z लिखते हैं तो आप S लिखो, Z लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बुक में यहाँ पे S यूज हुआ है तो हम S यूज करेंगे। क्लियर? बात एक ही रहेगी। देखो इसको, ये कॉन्सेप्ट पे अप्रोच कहां से हुई क्या हुआ एक्चुअली में, जो CH4 था, ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा आउटर मोस्ट। चलो स्टार्टिंग से लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2, दैट इज 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। p कितनी होती है? 3 होती है, तो p में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जी मैंने। इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, GS लिख देना ब्रैकेट में।
कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट आया तो हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली में देखो ओवरलैपिंग होती है तो यही होता है, क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पहुंच गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, चारों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब देखो ये S है, क्लियर, और ये तीनों P है, पी एक्स पी वाई पी जेड है तो P, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब इसकी S में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं यहाँ पे S हर 4 S बना रहा हूं, और चारों S अलग अलग हाइड्रोजन के हैं, एक हाइड्रोजन 2 3 और एक 4, क्लियर। तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये VBT बोलती है। अच्छा, कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई, जरा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई, ये सभी S है, हाइड्रोजन की S ऑर्बिटल होंगी क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने एक के लिए लिख के दिखा दिया है आपको, ठीक है। चारों हाइड्रोजन के लिए 1s1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो यहां पे SS ओवरलैपिंग हुई, SS ओवरलैपिंग, क्लियर बेटा। इसके बाद यहां देखो SP SP, यहां देखो SP SP, और यहां देखो SP SP। इसका मतलब 3 बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो थोड़ा सा अलग नेचर रखता है, मतलब 3 बॉन्ड अलग नेचर रखते हैं, एक बॉन्ड अलग नेचर रखता है, समझने की कोशिश करो। जबकि जो हमें विस्पर थ्योरी से जो स्ट्रक्चर मिलता है, जरा देखो CH4 का कुछ ऐसा था, टेट्राहेड्रल स्टेरिक फैक्टर 4, तो उसके लिए 109.5 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल और टेट्राहेड्रल हमें शेप मिलती थी, ये था बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है इसमें, क्लियर। यहां क्या है, यहां चारों ये जो बॉन्ड है ना, ये सब सेम है बेटा, बॉन्ड लेंथ सेम है, सबके बीच का एंगल सेम है, जबकि यहां पे डिफरेंस आ रहा है, ये SS ओवरलैपिंग हो गई, ये तीनों SP हो गई, एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ये जो SP ओवरलैपिंग है, मान लो कि ये जो 3 बॉन्ड बने हैं SP SP वाले, वो ये वाले हैं, मैं नीचे वालों को मान ले रहा हूं, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है। तो तुमको पता है कि तीनों p ऑर्बिटल px py pz कहां पे होंगी, अगर सेंटर में कार्बन माना है तो उससे ऊपर एक मान लो ये Z जा रही है, ये X है, और एक इधर है आपकी तरफ py, ठीक है। तीनों एक्सेस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, सबके बीच में 90-90 का एंगल बना हुआ है, तो जो H आएगा, अब ये px है, कार्बन की px है, इस पे आके एक इधर ओवरलैप करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इधर ओवरलैप करेगा और एक इधर ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड एंगल इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90-90 होना चाहिए ना कायदे से, लेकिन 90-90 तो नहीं होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है, 109.5 डिग्री। और ये थ्योरी क्या कह रही है कि सर px py pz ओवरलैप कर रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है, तो कितना होना चाहिए बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री। VBT कह रही है बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, बट इट्स रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली इट्स रॉन्ग, तो फिर क्या होगा, फिर हमने बोला कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, अब ये गलत नहीं है कि ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बॉन्ड बनता है, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बॉन्ड बनता है, नहीं, ये बात पूरी तरह गलत हो जाती है, और ये इसके प्रूफ है ना। देखो बॉन्ड लेंथ सेम इनके हिसाब से अलग आनी चाहिए, जबकि सेम होती है, बॉन्ड एंगल इनके हिसाब से 3 बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री आना चाहिए, जबकि सब बॉन्ड्स के बीच में एंगल सेम होता है 109.5 डिग्री। तो पूरी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैप करना है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत हो जाता है VBT का, ठीक है। तो फिर कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, वो होती हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो ये वर्ड कहां से आ रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं एक्चुअली में, ये जो SP px py pz है, कार्बन की ये जो 4 ऑर्बिटल है, यही आपस में मिक्स हो जाती हैं, बॉन्ड बनने से पहले क्या हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं, और कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। पहले तो इनकी एनर्जी
दोनों के बीच में आ जाएगी, 2s से ज्यादा और 2p से कम, दोनों के बीच में जो ऑर्बिटल्स नई बन रही होंगी मिक्स होने के बाद, और उनकी संख्या भी उतनी होगी जितनी इनकी है। 4 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 ही होंगी। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं जो बोल रहा हूं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितनी होंगी बेटा? 4 होंगी। ठीक है। अच्छा, एनर्जी कितनी होगी? नीचे वाले से जिसकी एनर्जी कम है, 2s की कम होती है, 2p की ज्यादा होती है, दोनों के बीच में इन चारों की और वो एनर्जी आ रही होगी। ठीक है सर, उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उन्हीं को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आया जैसे गधा है ना और घोड़ा ठीक है बेटा, गधा, डंकी और हॉर्स का अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो जो स्पीसी आती है उसे जेब्रॉइड बोलते हैं, है ना, उसे जेब्रॉइड बोलते हैं, जो दोनों के मिक्सचर से आ रहा है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड। उसे क्या बोला जाता है? हाइब्रिड स्पीसी। तो ये वर्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, ये वर्ड वहीं से आ रहा है। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये पर्टिकुलर शब्द वहीं से आया है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती क्या है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, फिर आपको 3D में, इसी वीडियो में एक वीडियो मैंने कंक्लूड किया आपके लिए, जिससे आपको पूरा 3D इमेजिनेशन समझ में आए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सब आप वहां से लिख सकते हो। केवल एक बार मैं समझा रहा हूं आपको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं। चलो देखो, अब यहां पे ये वाला स्पेस हम यूज करेंगे। देखो, क्या हुआ कि कार्बन है जी, एनर्जी के ऑर्डर में इसकी ऑर्बिटल्स अरेंज करो। सबसे पहले तो ये आ गई जी 1s। ठीक है, इससे ऊपर एनर्जी होगी 2s की, इससे थोड़ा सा ऊपर होती है कौन? 2p। देखो यहां पे मुझे है ना बीच में कुछ और बनाना है, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, लेकिन इतना एनर्जी डिफरेंस होता नहीं है 2s और 2p के बीच में। ये हो गई जी 2p। अब देखो 1s में कंफ्यूगरेशन बोलो, 1s2 भर दिए जी, है ना, 2s2 भर दिए जी, 2p2। ये था इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? मैंने बोला कि 2s आउटर ऑर्बिटल्स, देखो कंफ्यूगरेशन में ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी 1s, ये पार्टिसिपेट करेंगी आउटर सेल। ठीक है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करते हैं वो तुम्हें पता है। क्या होगा, ये आपस में मिक्स हुई तो जो नई ऑर्बिटल्स बनी उनका लेवल कुछ यहां होगा। ठीक है, अब और उनकी संख्या कितनी होगी? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है। ये पॉइंट लिख लो। तो ये जो मिक्सिंग से बनी है बेटा, ये जो ऑर्बिटल मिक्सिंग से बनी है, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, अब ये ऑर्बिटल्स चली गई, भूल जाओ कि अब ये हैं। ठीक है, इनके ये ही चारों मिक्स करके ये बना दिए। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, पहले इसमें था ये, अब क्या है? वही इलेक्ट्रॉन, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इनका नाम क्या होगा? किस किस से मिक्स होके बनी थी? S और 3p से मिक्स होके बनी, 3p से मिक्स होके बनी, तो इनका नाम आ जाएगा। अब ये तीनों का नाम, चारों का नाम वही होगा। किस किस से मिक्स होके बन रही है बेटा? जिससे मिक्स होके बनती है उसी के नाम पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम पड़ता है। इसका नाम होगा, एक S और 3p से मिलके बनी, एक S 3p से मिलके बनी, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गई। अब ये क्या है? पहले क्या था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी वो 3 कार्बन के 90 डिग्री पे अरेंज थी। ठीक है, 90 डिग्री पे, मतलब एक इधर ले लो। ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस कह लो होगी px, ये py थी और ये pz थी। ठीक है, 90 डिग्री पे थी। लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी तो क्या हुआ बेटा? इन्होंने अपने आप को, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने अपने आप को क्या किया बेटा? कुछ इस तरीके से अरेंज किया, जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है।
ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया। ये चारों क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, किसकी? कार्बन की। किसकी? कार्बन की। सबके पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, आपको क्लियर दिख तो रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। ओके, अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन आएगा अपनी s, हाइड्रोजन के पास तो वही है 1s1, ठीक है, हाइड्रोजन अपनी 1s1 लेके आएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो इस पे आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, एक यहां आके ओवरलैप कर लेगी, एक यहां आके ओवरलैप कर लेगी, और एक यहां आके ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, ये किसकी है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब इन सबके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गई एकदम बात? तो आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी मैं एक वीडियो आपके लिए स्टार्ट होगा, उसमें आपको समझना है पूरा 3D में कि कैसे एक S के ऊपर 3 P आ गई। ठीक है, तो आपको 3D में 3D पिक्चर कराई जाएगी। फिर हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कैसे मेंस के और कंपटीशन के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो दूंगा। लेकिन पहले 3D पिक्चराइज करने की कोशिश करो, ठीक है, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। Good luck for the video. Often called valence bond theory, developed in the 1930s by the great chemist Linus Pauling as a model of bonding to understand the three-dimensional placement of atoms in a molecule, and that is critical to our understanding of the properties that molecules have. In this video, we will look at methane, ethene, ethine, ammonia, and water as our models for hybridization. There is only a small group of atoms in the second period that the model really works for, but among those are carbon, nitrogen, and oxygen, which make up the vast majority of molecules that exist on Earth. So the model applies to a limited number of elements, but it applies by far to the majority of molecules. Let's take a look at the word hybrid. It is a blending of two varieties. If you get a horse and donkey together, you get a mule, a blending or hybrid of a horse and a donkey. Let's get to hybrid orbitals, using carbon as our model. As a single atom, not bonded to anything, carbon has 2 electrons in 1s, 2 electrons in 2s, and 2 electrons in 2p. This electron configuration is the energy arrangement of carbon's electrons. However, carbon rarely exists in nature as an individual atom, except momentarily while undergoing chemical reactions. Carbon exists with its valence electrons bonded to other atoms. When carbon bonds to 4 other atoms, carbon's 4 bonds are experimentally seen to be equivalent. And so when the carbon atoms finds itself in a bonding situation, its bonding electrons themselves exist at equivalent energies, which requires that they hybridize to an energy that is intermediate between the 2s energy and the 2p energy. Or you can think of it as a blending or hybridization of the two energies, the S and P energies. And since the energies of these electrons have now changed, the shape of the orbitals they occupy are different as well, which we will see momentarily, and those are called hybrid orbitals. They are named 2sp3 hybrid orbitals. The naming often trips up students, so before we go any further, let's take a look at where the 2sp3 name comes from. The 2 comes from the second principal energy level that the valence orbitals are in. The S comes from the 2s orbital contributing to the hybridization, and the P comes from the 2p orbitals contributing to the hybridization, and the 3 comes from the number of 2p orbitals used in the hybridization. Once hybridized, the 2s and 2p orbitals no longer exist, and so we have 4 2sp3 hybrid orbitals. 4 2sp3 hybrid orbitals derived from combining the energies of 1 2s orbital and 3 2p orbitals, which gives a total of 4 2sp3 orbitals. Before we look at the shape of hybrid orbitals, it would be helpful to briefly review the atomic orbitals. The 1s orbital is a sphere, the 2s orbital is a larger sphere surrounding 1s, and here we will get rid of 1s since we are only concerned with the valence electrons.
Each 2s orbital is a two-lobed shape converging at the nucleus. So there are the three 2p orbitals. However, when hybridization occurs, the s and p orbitals cease to exist, and the 2sp3 orbitals have an entirely different shape. We can see that orbital hybridization explains the VSEPR placement of carbon's 4 valence electrons. Since all 4 2sp3 orbitals are equivalent, each 2sp3 orbital repels the others with equal force, resulting in identical bond angles. The carbon atom only hybridizes when it is in a bonding situation. Here, 4 hydrogen atoms bond to carbon by overlapping their orbitals with carbon's hybrid orbitals. So what would be the reason for this? If we go back and see that both carbon and hydrogen have unpaired electrons, the overlap allows the electrons to pair and thus go to a lower potential energy. The illustration here contains the valence electrons of both carbon and hydrogen, and since everyone likes to visualize atoms as spheres, we can do the same. Here is our carbon atom, and here are the hydrogens with the overlapping spheres, indicating the overlapping orbitals that constitute the bond. The bonds are more readily discernible in a ball and stick model, which also makes the bond angle more visible. Since all 4 sp3 orbitals are equivalent, each bonding orbital repels the others with equal force, resulting in identical bond angles. The bonds in hybridization also have their own nomenclature. The overlapping orbitals are called sigma bonds, which represents the single bond occupied by a single pair of electrons. What about double bonds? How does the hybridization model explain double bonds? We will use ethane C2H4 to see what happens in a double bond. The single bonds we know are sigma bonds, and the double bond also has a sigma bond, but the second bond of a double bond is a pi bond. Let's see how hybridization and orbital overlap can explain a double bond. The 2 carbon atoms in ethane are equivalent, so let's look at one of the carbon atoms first. A pi bond comes from the overlap of unhybridized p orbitals, and so the atom hybridizes only 3 orbitals, leaving a p orbital unhybridized for the pi bond. The hybrid orbital is called 2sp2, the superscript 2 denoting that only 2 2p orbitals have contributed to the hybridization. The 2sp2 hybrid orbitals exist in a plane perpendicular to the unhybridized 2p orbital. Let's remove the 2p orbital for now to more easily see that. The 2p hybrid orbitals are spread out at a 120-degree angle, which means that they exist in a plane, and the plane is perpendicular to the unhybridized 2p orbital. So this is what both carbon atoms do when bonding occurs in ethane. Each carbon atom is sp2 hybridized. The sigma bond occurs with 2sp2 orbital overlap. What about the pi bond, the second bond of the double bond? Previously we said that it comes from the unhybridized p orbitals, which we see here from both carbon atoms. The top and bottom lobes of the 2p orbitals overlap above and below the axis of the sigma bond, forming a single pi bond, the space in which the now paired electrons move around. The ball and stick model shows this double bond with 2 dashes. To summarize, sigma bonds occur along the axis between nuclei. The pi bond occurs above and below the sigma axis, where the p orbital lobes have overlapped. The ethane molecule also bonds to 4 hydrogen atoms by overlapping with both carbon's other 2sp2 hybrid orbitals, creating 4 more sigma bonds. In the ball and stick model, we can readily see that each carbon has a trigonal planar geometry, and thus the whole molecule exists in a plane with the single pi bond above and below that plane. Now let's look at how hybridization can be a model for the triple bond using ethine C2H2. The carbon-hydrogen bonds are sigma bonds, and the triple bond is 1 sigma bond and 2 pi bonds.
Let's see how hybridization can accommodate this. Since pi bonds come from p orbitals, and we need two pi bonds, then two 2p orbitals have to remain unhybridized, and so the remaining single 2s orbital and a single 2p orbital will hybridize to two 2sp hybrid orbitals. And there is also the violet 2px and the blue 2py orbitals. Here each green lobe's a single orbital, and so they each have an electron, while both violet lobes constitute the single 2px orbital with a single electron, and both blue lobes constitute the single 2py orbital with a single electron. The other carbon in C2H2 also has that same triple bond, and so it has the same hybridization. Let's see what happens during bonding. sp orbitals from both carbons overlap, forming a sigma bond. The upper lobes of the blue 2p orbitals overlap, as do the lower two lobes, creating the first of the two pi bonds. Can you guess where the second of the two pi bonds comes from? Yes, that's right. It is the overlapping of the violet 2p lobes. Let's get rid of the sigma bond for a moment to take a look at something interesting. Each pi bond lies on a separate plane, and the two planes are perpendicular to each other, and so the two pi bonds are perpendicular to each other. Finally, two hydrogens will overlap with the remaining sp hybrid orbitals, creating the C2H2 molecule. The overlap of the space-filling model reflects the overlapping orbitals, which is also represented by the ball and stick model. In the remainder of the video, we will look at hybridization of nitrogen and oxygen using NH3, ammonia, as our model for nitrogen hybridization, and H2O, water, for our oxygen model. In NH3, nitrogen has 3 sigma bonds and a lone pair. So how does hybridization account for this? The hybridization is 2sp3, and nitrogen has 5 valence electrons, so one of the 4 2sp3 hybrid orbitals has a pair of electrons. The 3 sigma bonds come from the sp3 orbitals with a single electron, so they can pair up, and so the remaining electron pair is a lone pair, an unbonded pair of electrons. As with sp3 hybridization in carbon, nitrogen's hybrid orbitals spread out in a tetrahedral shape. And lastly, water. Here, oxygen has 2 sigma bonds and 2 lone pairs. In water, oxygen is also 2sp3 hybridized, but with 6 valence electrons. 2 of the sp3 orbitals have paired electrons. You can probably guess that the sp3 orbitals with a single electron will overlap with hydrogen, and the remaining 2 pairs are unbonded. They are lone pairs. Again, oxygen's hybrid orbitals spread out in a tetrahedral shape. समझ में आया बेटा वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपने समझने की कोशिश की होगी, ठीक है? तो आपको वहां पे काफी सारे मॉलिक्यूल्स का उसने हाइब्रिडाइजेशन 3D के थ्रू पिक्चराइज करके दिखाया, ठीक है? अब कैसे मॉलिक्यूल्स का, देखो वो आपके समझ में आ गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जगना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है? अब थ्योरेटिकली पेपर पे कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है? बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।